हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, ये जो कोशिश चल रही है आप सबके लिए जितने भी टॉपिक मैथ्स के अंदर हैं उनको बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको पढ़ाने की, इसमें आप सबको भी इसका भागीदार बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको इन वीडियोज़ को देखकर टॉपिक सही से समझ आता है तो ही आप अपने दोस्तों को इसको रिकमेंड करना। दूसरी बात, आप किसी भी टॉपिक को अगर स्टार्ट करते हो और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसे आप ज़रूर एक बार आराम से देखना। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ों का एक सिस्टमेटिक वे से एक डिज़ाइन किया है पूरे के पूरे हमारे चैप्टर्स को, और उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको एक बार ज़रूर फॉलो कर देखिए, आपको मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। अगर हम बात करते हैं एलसीएफ और एचसीएफ की, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इन दोनों की डेफिनेशन ही है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन के बारे में ढंग से पता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ में मात नहीं खाओगे। एक्चुअली में होता क्या है, कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं लगता कि हमें कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वही इस टॉपिक का सबसे बड़ा टॉनिक है और उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा अपना जो टॉपिक है वो घूमता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की बेसिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहले हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एक एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक वो फैक्टर होता है जो डिविजिबल जो संख्याएं हमें गिवन होती है वो इससे पूरी भाग हो जाए। मतलब एक ऐसी संख्या जो हमारी दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे। मैं इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता रहा हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट बनता है उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, या मैं कहूं जिससे दी गई संख्याएं पूरी भाग हो जाए। इसको हमें ढंग से समझना होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं सबसे पहली लाइन मैंने लिखी, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी भाग हो जाए। मतलब एक ऐसी संख्या जिससे हम दी गई संख्याओं को भाग करेंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक एचसीएफ दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि जो भी हमें संख्याएं दे रखी है और जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उनमें जो सबसे छोटी संख्या है या तो वही हमारा एचसीएफ हो सकता है या फिर उस संख्या से छोटा होगा। मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा हमारा एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता। अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा भाग हो जाए।
पूरा पूरा भाग हो जाए। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें मैंने क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाए, और यहां पर मैंने कहा है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। इसके अंदर क्या होगा, हम जो संख्या निकालेंगे उसको दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग करेंगे, और इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, जो हमारी संख्याएं दी गई है उनको भाग करेंगे, जिससे दी गई संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाए। मतलब इसके अंदर तो हम जिससे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम यहां से निकालेंगे हमारा HCF, उससे इनको पूरा पूरा भाग करेंगे जो भी हमारी संख्याएं गिवन होगी। लेकिन इस केस के अंदर जो मतलब जो हम निकाल रहे हैं उसको हम भाग करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ये। और इसके अंदर जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, एक एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। ये तो हमारी डेफिनेशन है जो हमें बतानी है, लेकिन मैं एक जनरल आपके साथ एग्जांपल में एक बात करता हूं कि हमने क्या काम किया। मैंने मान लो दो संख्याएं लिखी, एक मैंने लिखी 12, दूसरी मैंने लिखी 24, और तीसरी मान लो मैंने लिखी 36। अगर मैं इन तीनों संख्याओं की बात करता हूं तो इसका मुझे एक तो निकालना है एलसीएम और दूसरा मुझे निकालना है HCF। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा HCF, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। एक बात छोटी सी और बता रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है। HCF हमेशा छोटा होता है और LCM हमेशा बड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लिख रखा है बड़ी संख्या के बराबर, और ये मैंने लिख रखा है छोटी संख्या के बराबर। इसका मतलब जो हमारा LCM आएगा वो HCF से तो हमेशा, अगर हम नंबर में बात करें, संख्या में बात करें, तो हमेशा बड़ा होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमने बचपन से ही LCM और HCF इस तरीके से निकालना सीखा है, इसलिए मैं आपको एक बार ऐसे निकाल कर दिखा देता हूँ। बाद में हम इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं अलग अलग, हम सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ से 12 से किया तो 1, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, तो वो हमारी कौन है, 12। क्योंकि 12 के पहाड़े में 12 भी आता है, 24 भी आता है और 36 भी आता है। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर रहा है, इसलिए हमारा HCF कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, 12 दूनी 24 और 24 तिये 72, तो 72 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं HCF की बात करता हूं तो हमारा HCF कितना आया, 12। और है क्या ये दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसके क्या है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने यहां पर संख्याएं लिखी होती, मान लो 4, फिर 12 और 10, ठीक है, इसका अगर मुझे निकालना होता क्या, LCM या HCF, तो पहले मैं HCF की बात करूं तो इसका अगर मैं HCF निकालता हूं तो 2 से करूंगा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 पांचे 10। अब तीनों के तीनों किसी भी संख्या से पूरी पूरी भाग नहीं होती, लेकिन इसमें 2 संख्या भाग होती है। तो सबसे पहले तो हम इस संख्या की बात करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। ये एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। और मैंने यही कहा कि एक वह संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। लेकिन मैंने यहां पर एक लाइन और लिखी है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसे मैंने यहां पर 12 निकाला, तो क्या 2 ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग करती हो? क्या 4 एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग करती हो? क्या 3 एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग करता हो? और एक 12 भी तो एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है।
लेकिन मैंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये चारों के चारों इसके HCF हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? HCF। इसलिए मैंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया? 12। और ये लाइन क्या थी कि ये देखो इसके बराबर हो सकता है। और ये क्या है? देखो यहाँ पर HCF कितना आया? हमारा 2 आया। तो ये इनसे क्या है? छोटा। तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम के केस में, अगर मैं एलसीएम के केस में बात करता हूँ और मान लो मैंने संख्याएं ले ली 12, 24 नहीं 12, 6, 12 और 36। इसका अगर मैं निकालता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी तो है ना, हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। और वो संख्या कौन है? 36। 6 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है और 36 के पहाड़े में भी आता है। तो ये हमारा क्या बन गया? एलसीएम बन गया। और एलसीएम क्या है? दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके क्या है? बराबर है। और वैसे ही हमने पहले जो एग्जांपल ले रखा था 12, 24 और 36, इसका एलसीएम हमारा कितना आया था? 72। तो ये दी गई संख्याओं में सबसे जो बड़ी संख्या है उससे क्या है? बड़ा है। तो ये इन संख्या के बराबर भी हो सकता है और इन संख्या से बड़ा भी हो सकता है। ये मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा घुसेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम एलसीएम और HCF को और किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप जब तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, आप जुड़े रहिए। आखिर में जाकर मैं आपको एक ऐसा ग्राफ समझाऊंगा जिससे कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाए, इसलिए सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। और मैं जब भी कोई भी सवाल करूंगा तो सबसे पहले इसी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। मतलब इस डेफिनेशन को सोचकर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे वहां पर एलसीएम निकालना है या HCF निकालना है। ये बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनली एलसीएम के बारे में। देखो मैंने क्या काम किया, मैंने कोई भी एक संख्या लिखी जैसे 2 और मैंने पूछा 2 का एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या डिसाइड करोगे? एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, ऐसी संख्या, मैंने कहा ना एलसीएम में लिखा था मैंने छोटी से छोटी, लेकिन एलसीएम बड़ा होता है HCF से। इस बात में कंफ्यूज मत होना, इसको मैं बार बार आपको समझाऊंगा कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है HCF से। तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 2 से पूरी पूरी भाग होती हो। तो आप क्या कहोगे? सर 2 खुदरा, 4 भी तो है, 6 भी तो, और ऐसे ही चलता ही जाएगा। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन? 2, इसलिए ये हमारा क्या है? एलसीएम। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि 2 का एलसीएम क्या है, मैंने यहाँ 3 और लिख दिया। मैंने कहा एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग होता हो। तो ऐसी संख्या कौन है? 6 है ना, 3 दूनी 6। 6 एक ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े में भी आती है, इसके पहाड़े में भी आती है। तो हमारा यहाँ एलसीएम क्या बन गया? 6 बन गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या काम किया? मैंने यहाँ 18 लिख दिया। मैंने कहा इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करो। तो अब आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो। और वो कौन है? 18 इटसेल्फ। इसके टेबल में भी आती है, इसके टेबल में भी आती है और इसके टेबल में भी आती है। मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो तीनों के पहाड़े में आती हो। उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अगर आपको सिंपल सीधे तरीके से एलसीएम निकालना है तो अब क्या सोचा करो, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका टेबल बोलना शुरू कर दो। जैसे मुझसे किसी ने कहा 10, 6, 10 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा? तो मैं सबसे पहले तो दिमाग में यही सोचूंगा कि 12, लेकिन 10 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। तो 10 के पहाड़े में मैं एक ऐसी संख्या सोचूंगा जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। तो 12 का टेबल मैंने 10 तक किया, 120 आ गया। उससे पहले कौन आएगा? 60। इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 60 आएगा ना। अब 60 देखो इसके टेबल में आता है क्या? इसके टेबल में आता है क्या? इसके टेबल में आता है क्या? तीनों के टेबल में आता है। इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो कौन हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम थोड़े से इसके आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो था एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक वो संख्या जो हमारी दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। हमें एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, इसके अंदर हम 3 मेथड फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ इकट्ठे। पहला मेथड क्या है? हम इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड किसी संख्या को खंडों में तोड़ना इज कॉल्ड गुणनखंड। ठीक है, मतलब 12 दे रखा है, उसके टुकड़े ऐसे बनाना कि 12 किस किस से भाग हो सकता है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे मान लो मुझे 12, 24 और 36 का ही मान लो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो आपको क्या काम करना है मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले इनके बीच में से खींचो। ये बचपन में लोअर क्लासेस में हम यूज किया करते थे, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। सबसे पहले एक ऐसी संख्या सोचो जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करती हो। वो कौन है? 12। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करती है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो क्या इनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं को भाग करने वाली कोई संख्या हमें पता है? ऐसी भी कोई संख्या नहीं है जो इनमें से किन्हीं 2 को भाग करती हो। इसलिए यहीं से हमारे सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसी संख्या जिसने इन तीनों को पूरा पूरा भाग किया उसे हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। तो एलसीएम क्या होता है फिर? एलसीएम होता है जितनी भी सारी की सारी संख्याएं हमारे यहाँ बची, मतलब 12 गुना में 1 गुना में 2 और गुना में 3, ये हमारा क्या होता है? एलसीएम। तो ये कितना आ गया? 12 तिये 36 दूनी 72। अभी तो सभी को ही पता था। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है जो पूरे चैप्टर के अंदर हमारे साथ चलेगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा एलसीएम है उसके अंदर भी ये 12 आया है। और ये 12 कौन था? हमारा एचसीएफ था। तो याद रखना, एलसीएम के अंदर, एलसीएम जो होता है उसके अंदर एचसीएफ हमेशा होता है। जो हमारा एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ हमेशा होता है। ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज़ है और बार बार यूज होगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, उसके बाद हम जितने मर्जी टफ क्वेश्चन हो, एक बार हमने अगर बेसिक सीख लिया इसका तो उसके बाद हमें इसके टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दूसरी बात क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ओनली 24 और 36 और मैंने कहा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो दूसरी विधि है हमारी कॉमन निकालना, मतलब कॉमन लेकर। ये भी हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकालना। मैंने 24 को क्या काम किया, मैंने लिखा इसको 12 गुणा में 2 और मैंने 36 के साथ क्या काम किया, मैंने इसको लिखा 12 गुणा 3। हमारा जो एलसीएम होता है वो होता है जिसके अंदर सारी संख्याएं आए, लेकिन हमारा एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। जैसे इसके अंदर 12 है, इसके अंदर 12 है, तो यहां से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, यहां से हमारा एचसीएफ आ गया 12 और यहां से एलसीएम कितना आ गया 12 इंटू में 2 इंटू में 3। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर ये बुक्स में आप देखते हो तो बार बार यूज होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता ये है क्या और आया कहां से। ये क्या है कि जो हमारा एचसीएफ था वो हमारा यहां भी आया है। इसके अलावा हमारे पास 1, 2 और 1, 3 है। मैं एक बार इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। इसका मतलब ये हमारी पहली संख्या थी और ये हमारी दूसरी संख्या थी, हाँ या ना। तो हमारी जो पहली संख्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहली संख्या को एचसीएफ इंटू में ए। क्या मैं मेरी दूसरी संख्या को ऐसे लिख सकता हूं, एचसीएफ इंटू में बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरे मैथ के अंदर, पूरे के पूरा जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ चलेगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट है कि हमारी जो पहली संख्या होती है और जो दूसरी संख्या होती है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई ए होता है। दूसरी संख्या में भी एचसीएफ जरूर आएगा, मल्टीप्लाई बाई बी होगा।
ए और बी कौन है? ए और बी वो है जो इन दोनों में अलग है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो एलसीएम होता है वो फिर क्या होता है? वो होता है रियल में HCF, इनटू में A, इनटू में B। ये हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। मतलब एलसीएम को और HCF को हम इस मेथड से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को कहीं पर लिख लो, समझ लो, ये बार बार यूज होगी आगे जाकर। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी चीजों की। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो मेथड है एलसीएम और HCF निकालने का, उसमें हमारे सवाल इस तरीके का आता है। जैसे पहला हमें दे दिया 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 3 गुणा में 2 गुणा में 11 की पावर 1, और दूसरी संख्या हमें दे दी 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 8 गुणा में 7। मान लो ये हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया एलसीएम और HCF। बहुत सारे बच्चों को तो यही निकालना नहीं आता। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है या हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। मैंने कहा जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और HCF मैंने क्या कहा? हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। दूसरी बात, HCF वो होता है जो दोनों के अंदर क्या आए? कॉमन आए। अभी मैंने पिछला विधि जो बताई कॉमन विधि, जो कॉमन हो वही होता है। तो क्या काम करो, सबसे पहले HCF के अंदर वो चीज देखो जो कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 लिख लो। इसमें भी 5, इसमें भी 5, हमने 5 लिख लिया। इसमें भी 7, इसमें भी 7, हमने 7 लिख लिया। क्योंकि ये छोटा होता है इसलिए इनके अंदर जो इनकी सबसे कम पावर है वो लिख लो। यहां पर इसकी कम पावर कितनी है? 2। यहां पर इसकी कम पावर 5 की कितनी है? 7। और 7 की कम पावर कितनी है? 1। तो ये हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। लेकिन अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के अंदर HCF तो हमेशा होता ही होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें हमें क्या करना है? जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी है पहले वो सारी की सारी संख्याएं लिख लो। लिख लिया। अब हमें क्या काम करना है? इन संख्याओं में इनकी जो सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि ये बड़ा होता है इसलिए इनकी सबसे जो ज्यादा पावर है वो लिख दो। जैसे 2 की यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की यहाँ 8 है, 7 की यहाँ 3 है और 11 की यहाँ 1 है। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें इस मेथड से इनका एलसीएम और HCF निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद HCF निकालने का एक मेथड और होता है। वो क्या कहता है हमें? वो हमें कहता है कि 2 संख्याएं हमें दे दी। मान लो एक संख्या हमें दे दी 1517 और एक संख्या हमें दे दी मान लो 902, और हमसे पूछ लिया फाइंड आउट इट्स HCF। तो अगर हमें HCF निकालना है तो या तो हम क्या काम करें कि हम इसके फैक्टर तोड़ें, लेकिन जो बड़ी संख्याएं होंगी उनके हमसे फैक्टर टूटेंगे नहीं। इसलिए क्या काम करो, जो बड़ी संख्या है उसको इस छोटी संख्या से क्या कर लो? भाग कर लो। भाग करेंगे तो 1 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 902, तो यहाँ बच गया 615। इसको हम फिर 902 को भाग करेंगे, अगेन 1 पे जाएगा, इसमें से 615 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गए 2। इसको हम अगेन 615 से भाग करेंगे। ये 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14, 28 दूनी 56, 5 में से 4 गया 1 और 61 में से 57 गया 4। ये कितना आ गया? 287। अब ये 7 पे जाएगा, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? जिससे लास्ट में जाकर पूरा पूरा भाग हो जाए उसे हम इसका HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। ये कौन सी विधि है? ये हमारी HCF निकालने की भाग विधि है। ये भी हम बहुत बार इसको यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको और समझाना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो HCF होता है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ऐसे ही अगर मैं 902 के टुकड़े करता हूं तो जैसे ये 2 पे जाएगा तो कितना आएगा? 451 आएगा, है ना। और अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो ये 41 से अगर मैं इसको करता हूं तो ये कितना आएगा? 41 से कम 41, 41 से कम 41। मतलब ये चीजें आती हैं हमारे पास। मतलब इसके अगर मैं टुकड़े करता हूं तो ये 2 गुना 41 गुना 11 बनता, है ना।
इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 41 है ना। तो आप एक बार 41 से डायरेक्ट चाहे इसको भाग करके देख लो, वो भी हमारा कौन होगा? HCF होगा। तो याद रखना, जब भी हमें दो संख्याओं का HCF निकालना हो और दोनों की दोनों संख्याएं अगर बड़ी हो, तो उस केस के अंदर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तब तक भाग करेंगे इस तरीके से जब तक कि वो पूरा पूरा भाग ना हो जाए। और पूरा पूरा भाग होने के बाद जो संख्या हमें यहाँ पर मिलेगी उसे हम उसका HCF कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर है उसके बारे में अब मैं बात करता हूँ। अभी हम धीरे धीरे एक एक करके कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद हम इन सबको अप्लाई करेंगे। जब मैं प्रैक्टिस सेशन आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा। मैं सारे के सारे टाइप के सवाल आपको जो अभी बता रहा हूँ इनको करवाता जाऊंगा। हो सकता है इनको देखकर अभी ये लग रहा हो कि ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इन्हीं से दोस्तों आगे जाकर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं और फिर हमारे सवाल होते हैं। एक हमारा सवाल आता है भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम फ्रैक्शन का HCF, या मैं कहूं भिन्न का LCM। ये दो चीजें हमें निकालनी आ सकती है। भिन्न क्या होता है? हमेशा S अपॉन हर, या मैं कहूं डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में कोई हो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न। इसमें मैंने लिखा 7/5, ये हमारी क्या है? भिन्न है। तो अगर ऐसी संख्याओं का हमें, किसी फ्रैक्शन का हमें LCM या HCF निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे निकलेगा? उसके अंदर हमें सिर्फ HCF निकालना है, तो हमारा जो ऊपर S दे रखा है S का हमें निकालना होगा HCF डिवाइड बाय हर का हमें निकालना होगा LCM। ठीक है। और अगर हमें भिन्न का LCM निकालने के लिए बोला जाता है तो हमें S का निकालना होगा LCM और हमें हर का निकालना होगा HCF। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मान लो हमें संख्या दे रखी है 11, 1.1, 0.11, 0.011। मान लो ये संख्याएं हमें दे दी और हमसे पूछ लिया कि इनका LCM और HCF फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? इस 11 को मैं 11/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 11/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 11/100 लिख सकता हूँ और इसको मैं 11/1000 लिख सकता हूँ। अगर मुझे इसका HCF निकालना है तो HCF क्या होता है? ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाले का LCM। HCF क्या होता है? डेफिनेशन याद करो, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। तो ये कोई ऐसी संख्या मुझे बताओ जो इन सभी 11 को भाग कर सके, वो कौन है? 11 ही है। इनका निकालना है हमें LCM। LCM की डेफिनेशन याद करो, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 1000 मैंने लिख रखी है, क्या ये 100 से भाग होती है? क्या ये 10 से भाग होती है? क्या ये 1 से भाग होती है? तीनों से पूरा पूरा भाग हो रहा है और 1000 खुद से तो भाग पूरा पूरा होता ही है। तो इसका LCM कितना आ गया? 1000 आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा? 0.011। ये हमारा क्या आ गया? LCM। अगर इसमें हमें निकालना होता LCM तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM अगेन 11 ही आएगा, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं से भाग होता है। और डिवाइड बाय HCF, नीचे वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। और इनका HCF वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। और मैंने एक नोट भी लिखवाया था कि एक जो HCF होता है वो या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। और यहाँ पर हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है। तो क्या ये सारी संख्याएं 1 से पूरा पूरा भाग होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए इसका HCF आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11। क्या आंसर आ गया? 11। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो हम उसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ तक जो था ये हमारा बिल्कुल बेसिक था HCF और LCM का, लेकिन इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारा वो है जो बार बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। अब जो मैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आपके बताऊंगा वो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मोस्टली एग्जाम्स में आता ही आता है।
आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। हमें पहली संख्या दे दी जाती है, हमें एलसीएम दे दिया जाता है, हमें एचसीएफ दे दिया जाता है, दूसरी संख्या पूछ लेगा। इसको इसके नीचे ले जाओ, निकल जाएगी। मतलब इन चार में से हमें तीन चीजें हमेशा देता है और चौथी चीज को पूछता है, तो वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूं। एक सवाल आता है कि एक लूप के अंदर हमें चलना होता है। क्या करना होता है? हमें एक लूप में चलना होता है। किस प्रकार से? मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से कुछ रनर भागने शुरू करते हैं, ठीक है, और घूमकर वापस इस पॉइंट पे आते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है। तो अगर वो एक ही साथ भागना स्टार्ट करेंगे तो उनकी स्पीड अगर अलग अलग होगी तो वो दोबारा किसी न किसी पॉइंट पे, या मैं कहूँ एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो वापस से एक पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। उस केस में ये हो सकता है कि एक बंदे के 3 चक्कर लगे हों, दूसरे के हो सकता है 2 चक्कर लगे हों, तीसरे के हो सकता है 10 चक्कर लगे हों, लेकिन ऐसा केस जरूर आएगा जब उनकी स्पीड अलग अलग होगी कि एक पॉइंट पर वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वो दोबारा इकट्ठे कब होंगे। एक बात। दूसरा, एक घड़ी का क्वेश्चन आता है कि एक बेल जो बजती है, घंटी, वो इतने टाइम इंटरवल के बाद बजती है, अलग अलग टाइम दे देगा और फिर हमसे पूछेगा कितनी देर के बाद वो दोबारा से बजेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना होता है, कुछ खिलौने बांटने होते हैं। मतलब इतने इतने, जैसे किसी को मैं 4 खिलौने देता हूं तो कुछ ना कुछ बच जाते हैं, 5 खिलौने देता हूं तो कुछ ना कुछ बच जाते हैं, 6 खिलौने बांटता हूं तो बच जाते हैं। तो खिलौने कितने हैं सारे के सारे, इस प्रकार का सवाल पूछेगा, तब हमें क्या करना है। या फिर एक बस का सवाल आता है कि एक बस है, वो रेड लाइट से एक पॉइंट पे क्रॉस करती है, फिर मतलब उस टाइम वहां से मान लो 4 बसें निकलती है और फिर वो घूमकर वापस किसी टाइम उस पॉइंट पर दोबारा आती है, तो वहां वापस दोबारा आने में उसे कितना टाइम लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि वो आपसे एक टाइम पूछना चाहेगा जो दिए गए टाइम से बड़ा होगा। और जब भी हमें बड़ा निकालना हो, या मैं कहूँ हमें कोई घड़ी का सवाल करना हो, या हमें धावक का सवाल करना हो, या हमें बस का बात करना हो, या इन सब सवालों के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। लेकिन अगर मैं आपको इस प्रकार के सवाल बोलता हूं कि मान लो मेरे पास बहुत कोई कपड़े के टुकड़े करने हैं, मुझे बराबर टुकड़े करने हैं, तो कितना लंबा मैं छड़ लूं, या कितनी लंबी उस माप की लंबाई हो कि बराबर बराबर पीस में वो कपड़ा कट जाए, है ना। काटना मतलब छोटा छोटे साइज में करना। तो उस केस में हमें हमेशा एचसीएफ निकालना है जब बात कपड़े की होगी। या कहेगा हमारे पास अलग अलग से तेल है, अलग अलग कैन्स के अंदर, तो मुझे एक ऐसा माप चाहिए जिससे मैं सारे के सारे तेल को माप सकूं। तो माप जो होगा वो हमारे पास जो तेल है उससे बड़े साइज का होगा या छोटे साइज का होगा। नॉर्मल सी बात है, छोटे साइज का होगा। उस केस के अंदर भी हमें हमेशा एचसीएफ निकालना है। ये फिक्स सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जब भी सवाल आते हैं, या फिर जैसे बेल बजने वाला आता है, घंटी वाला सवाल आता है, उस केस में भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन सवालों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बच जाता है जिससे अमूमन लगभग सवाल हमसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारा अगले लेक्चर के अंदर रहेगा। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। अभी मैं जो बोर्ड के ऊपर एक ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ को आप ध्यान से समझ लीजिए। सारे के सारे सवाल इसी से आते हैं। और वो सवाल कौन से हैं? शेषफल वाले। आपको सवाल में ऐसे बोला जाएगा कि किसी संख्या को इस से भाग करते हैं तो हमेशा शेष इतना बचता है, या शेष अलग अलग बचता है। ऐसे सवाल बोले जाएंगे आपको, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ये बात तो सारी है वो किसके बारे में? शेषफल के बारे में। आप इस ग्राफ को समझ लेना, आपके सारे के सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। बात किसकी कर रहे हैं हम? शेषफल की कर रहे हैं। शेषफल वाले केस में हमें 2 चीजें निकालनी पड़ सकती है। एक तो हमें निकालना पड़ सकता है एलसीएम,
या हमें निकालना पड़ सकता है HCF। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें दो बातें करनी पड़ेंगी, और एलसीएम निकालेंगे तो हमें एक ही बात करनी पड़ेगी। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें शेष को एलसीएम निकालने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। मतलब जो भी हमारे शेष बचने हैं वो हम उसके साथ डील तभी करेंगे जब हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब हम पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उन चीजों के साथ डील करेंगे। लेकिन एचसीएफ निकालना है हमें, तो शेष को एचसीएफ निकालने से पहले एलसीएम निकालने से पहले घटाएंगे। इसमें जोड़ने वाला कोई खेल नहीं होता, सिर्फ हमें क्या करना होता है, घटाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने बोला जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे हमें इस बात को समझना है। तो इसकी भी दो बातें आ गई, एक हमारी आई जोड़ेंगे और दूसरी बात आई हमारी घटाएंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कब, जब शेष बराबर हो, जब शेष बराबर हो। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि किसी संख्या को हम 2, 3, 4 और 5 से भाग करने पर हर दशा में शेष 4 बचता हो, हर दशा में शेष 3 बचता हो, हर दशा में शेष 5 बचता हो, या मैं कहूं हर दशा में शेष x बचता हो, तो उस केस में हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद हम बराबर शेष बच रहा है तो उसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर अलग अलग शेष, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6 और 7 से भाग करने पर शेषफल 4, 5 और 6 बचे। अगर ऐसा सवाल हमारा आ जाता है तो हम उस केस में घटाएंगे। लेकिन एक बार 4 शेष बच रहा है, एक बार 5 बच रहा है, एक बार 6 बच रहा है, मतलब घटाएंगे कब। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जब शेष अलग अलग बचे, अलग अलग बचे। जैसे किसी एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूं 4, 5 और 6 बच रहा है उस केस में, लेकिन अब घटाएं क्या, तो घटाएंगे क्या वो हम देख लेते हैं। यहां पर घटाएंगे क्या, म्यूचुअल डिफरेंस को। किसको घटाएंगे, म्यूचुअल अंतर को। अब ये म्यूचुअल क्या पंगा आ गया उसको भी समझ लेते हैं। म्यूचुअल होता है इन दोनों का अंतर कितना है, 1, इसका अंतर कितना है 1, और इसका भी अंतर कितना है। इस प्रकार से जब भी अलग अलग शेष बचेगा ये अंतर हमेशा एक जैसा आएगा, तो हमें हमेशा घटाना किसको है, इसको घटाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में तो हमेशा क्या करना है, शेष चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो, हर केस में हम एचसीएफ निकालने से पहले ही घटाएंगे। तो क्या लिखना है हमें, चाहे शेषफल अलग अलग हो चाहे बराबर हो, हमेशा पहले ही घटाएंगे। अगर आपको दोस्तों इस ग्राफ के बारे में कंप्लीट पता है तो आप मेरे यकीन मानो कि एचसीएफ और एलसीएम का आपको अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएं। उसके बाद फिर आप दोस्तों किसी भी बुक को फॉलो करना, आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो होता यह है कि सभी टीचर्स क्या करते हैं, सीधे ही बुक से सवाल करवाने शुरू कर देते हैं और अलग अलग टाइप के डायरेक्ट सवाल करवा देते हैं। मैं आपको कम से कम समय में और कम से कम मटेरियल देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटकम देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आप मेरे वीडियोस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं उनको अच्छे ढंग से अगर आप समझ लेते हो और उसके बाद आप किसी भी बुक को फॉलो करते हो तो आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन।
सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन 5 बेसिक सवालों के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे कर इनके जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। पहला सवाल हमें दे रखा है कि इन तीनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। हमें सभी का HCF ही निकालना है। पहले मैंने HCF को उठाया है, उसके बाद हम LCM की बात करेंगे। तो इन सब का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। दोस्तों जब भी ऐसी संख्याएं आए जो दिखने में बड़ी हो, मेरी बातें नोट करना कि जब भी ऐसी संख्याएं आए जो दिखने में बड़ी हो और इनका हमें अगर महत्तम समावर्तक निकालना है तो आप इसमें हमेशा भाग विधि यूज करोगे। भाग विधि क्या कहती है? भाग विधि ये कहती है कि सबसे पहले कोई भी इनमें से 2 संख्याएं लो। जैसे मैंने लिया 1560 और इसको भाग किया 1365 से, 1 पे जाएगा तो इसमें 1365 किया, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गए 9, 4 में से गए 1। अब जो भी यहाँ है उसको इससे डिवाइड करो तो ये 19 7 133 7 5 35 7 पे जाएगा पूरा पूरा। तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। अब यहाँ पर जो भी संख्या आई है उससे हम बची हुई संख्या जो हमारी है ये इसको डिवाइड करेंगे 195 से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 9 पे जाएगा पूरा पूरा 1755, तो ये भी से पूरा पूरा भाग हो गया। जब ये दोनों के तीनों संख्याएं इससे पूरा पूरा भाग हो रही है तो ये मानकर चलो कि ये वही संख्या है जो इन सबको पूरा पूरा भाग कर रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 195। ये हमारा HCF आ गया। मतलब वो संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करती है। कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। एक HCF वो होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है। मतलब जो हम निकाल रहे हैं, जो हम महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं वह दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है, मतलब इनसे छोटा होगा। और HCF दोस्तों संख्या से सबसे छोटी संख्या के इक्वल या उससे छोटा होता है। जो हमने अभी किया ये तो दोस्तों आपको हर एक जगह मिल जाएगा। आप कोई बुक में देखोगे वहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन मेन बात क्या होती है, जो हमारा महत्तम समावर्तक होता है, जैसे मान लो मैं इनका म्यूचुअल अंतर निकालता हूँ अगर, तो इनका अंतर कितना आएगा 195 आएगा, इसका अंतर भी कितना आएगा 195 आएगा। तो याद रखना जो हमारा महत्तम समावर्तक होता है वो इनका जो डिफरेंस होता है, म्यूचुअल डिफरेंस जो होता है, या तो वही हमारा HCF होता है या इसके हम फैक्टर अगर तोड़ते हैं, इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो हमारा HCF हो सकता है। तो ये बात आप याद रखना। अगर मैं दूसरे सवाल की बात करता हूँ, ये वाला, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बंधु इस तरीके से करते हैं इसको। इसमें मैंने इसको 165/10 लिख लिया, इसको मैंने 15/100 लिख लिया और इसको मैंने 15/1 लिख लिया। ये भी बिल्कुल सही मेथड है। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो कल मैंने आपको बताया किसी भी भिन्न का अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो आप क्या काम करो, ऊपर वाले का HCF निकालो। 165 हमारे 15 के टेबल में आता है इसलिए इनका HCF 15 ही आ गया। और नीचे वाले का LCM निकालो, तो नीचे का LCM कितना आएगा 100 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.15 आ गया। ये भी इसका एक तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप एक चीज़ यहाँ पर और फॉलो कर सकते हो। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 है। तो यहाँ भी आप दशमलव के बाद सबसे पहले 3 संख्या बनाइए और यहाँ पर भी 3 बनाइए। अब आप देखिए सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो 3 हो चुकी हैं। तो अब आप क्या काम करो, इसको लिख लो 1700, इसको लिख लो 510 और इसको लिख लो 153। अब आप एक ऐसी संख्या सोचिए जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करता हो। वही तो हमारा HCF होता है, जो दी गई तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा 17 है वो इसको और इसको सबको पूरा पूरा भाग करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 17 आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने 3 दशमलव हटाए थे ना, तो वही 3 वापस इसके नीचे लगा दो। तो आंसर क्या आएगा 0.017। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से भी हम लेकर चल सकते हैं और इस तरीके से भी हम लेकर चल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा फ्रैक्शन का ही दे रखा है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हमें क्या समझाते हैं कि जब हम इनका निकालते हैं तो पहले इनको ऐसे कैसे लिखो 54/9, 17×3 = 51 और 60/17 और 36/51।
मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इनको और काट सकते हो, अगर आप इनको और छोटा कर सकते हो तो आप इनको छोटा कर लो। जैसे इसको मैं काटता हूँ तो 9 6 54, ये मेरा आ गया 6/1, ये ऐसे कि ऐसे ही रहेगा 60/17, और इसको अगर मैं काटता हूँ 3 से तो 12/17। अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है तो ऊपर वाले का निकलेगा HCF और नीचे वाले का क्या निकलेगा, LCM। ऊपर वाले का HCF कितना है इन तीनों का 6 और इनका LCM कितना है 17। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऊपर HCF नीचे LCM मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आप पहले लेक्चर को देखें जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि किसी भी भिन्न का LCM और HCF कैसे निकलता है। जैसे दोस्तों 5वां सवाल है, 5वें सवाल में कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक विशेष है। हम इस स्टेटमेंट को अगर ढंग से देखते हैं और समझते हैं ये कहना क्या चाहता है, ये स्टेटमेंट हमें HCF का पूरा मतलब समझाती है। इसने कहा वह महत्तम लंबाई क्या है, महत्तम होती है बड़ी से बड़ी लंबाई, मतलब वह बड़ी से बड़ी लंबाई क्या है जो इसको और इसको बराबर बार मौजूद हो। मतलब ये कि हमें एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक ऐसी लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो कि इन दोनों लंबाइयों को पूरा नाप सके। तो जो लंबाई इन दोनों को पूरा नापेगी, या मैं कहूँ जो लंबाई इन दोनों को पूरा भाग करेगी, वो क्या कहलाएगी, महत्तम समावर्तक कहलाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। इसको अगर मैं ठीक करके लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, 3 दूनी 4 7 बटा 2, और ये क्या 8 चौके 32 और 3 35/4। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF। तो ऊपर वाले का क्या निकालो, HCF कितना आ जाएगा 7, नीचे वाले का क्या निकालो, LCM क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा इतना मीटर क्या आ जाएगा आंसर। और पेपर बुक में क्या दिया हो सकता है, हमें ऑप्शन तो मिलेंगे, उसमें क्या दिया हो सकता है, इसको भिन्न को ठीक कर तो 1 सही 3/4, मतलब 2.25 मीटर लेंथ। 2.25 मीटर एक ऐसी लेंथ है जो इन दोनों को पूरा भाग करती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं एक एक कर आपको जितने भी LCM और HCF में अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं वो सारे के सारे करवा देता हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इसमें टाइप 1 की, तो इसके मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक बात और, मैं जितने भी सवाल आपको करवाऊंगा सारे के सारे वो होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे जो पहले एग्जाम में नहीं आया है, जिससे क्या होगा, आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये वाला जो टाइप है ये इस पर बेस्ड है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। आप अगर एग्जाम देखते हो स्टेट का, रीट का, सीटेट का, और जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे बेसिक लेवल के, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कुछ भी नहीं होता, हमें इनमें से 3 चीज़ें हमेशा गिवन होगी और चौथी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसने कहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, मतलब हमें जो LCM दे रखा है, वो दे रखा है 225, तथा उनका महत्तम समावर्तक हमें इनका जो HCF दे रखा है वो दे रखा है 5, और एक संख्या हमें पहली संख्या दे रखी है 25 और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। आप समझ रहे हो ना, इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 225 इंटू में 5 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। ये यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो इसके बटा में आ जाएगा। हमारी जो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और 25 में 225 9 5 क्या 45, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वेरी सिंपल है। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो हमें सवाल तो बिल्कुल सेम दे रखा है, बात तो यही दे रखी है, लेकिन इसने देखो आपको ये x वेरिएबल में दे रखा है, पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इसके अंदर दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम सेम काम करेंगे कि x² प्लस में 6x प्लस में 8 इंटू में x प्लस 1, ये हमारा LCM हो गया। अगर मैं इसको HCF से मल्टीप्लाई करता हूँ तो HCF हमारे पास कितना है, x प्लस 1 दे रखा है, और इसे हमें एक संख्या जो दे रखी है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ये दोस्तों अमूमन हर एक बच्चा लिख लेता है, लेकिन अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर मैंने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का जो आपको मेथड बताया है, अगर वो आपको आता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने बताया था हमें दो संख्याएं देखनी है जिनका जोड़ कितना है 6, मतलब 4 और 2, और गुणा कितनी आ रही है 8, और दोनों के दोनों क्या लेंगे प्लस। और मैंने कहा था इनके साथ अगर आप x लगा देते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाते हैं। गुणा में कितना है इसके x+1, इसके गुणा में कितना है x+1। दोस्तों ये मैंने किस प्रकार से लिखा, इसको आप मैंने जो द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं आप उसको आराम से देखिए, आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। बाकी मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैं ये कैसे करता हूँ। मैंने कहा जोड़ तो आना चाहिए +3 और गुणा आनी चाहिए 2, तो जो 2 और 1 कितना होता है 3, और जोड़ प्लस का आना चाहिए इसलिए इनके साथ निशान आएगा प्लस का, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अगर मैं इनके साथ यहाँ पर x लगा देता हूँ, अगर मैं इनके साथ यहाँ पर x लगा देता हूँ तो ये इसके फैक्टर टूट जाते हैं। अब आप क्या काम करो, x+2 से x+2 कट गया, x+1 से x+1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा x+4 मल्टीप्लाई बाई x+1। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया आंसर। अगर आपको ये इस फॉर्म में ना दिया हो तो हो सकता है आपको ये गुणा करके दिया हो, तो इन दोनों गुणा कर लो, x² प्लस में 5x प्लस में 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये इन दोनों की क्या आ गई मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात और भी सीखने को मिलती है। इसने देखो क्या लिखा, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः, एक वर्ड दिया हुआ यहाँ पर क्रमशः, और क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम वाइज जो बात हमें पीछे बोली गई है वो क्रमानुसार दी हुई है। मतलब दो संख्याओं में जो पहले नाम लिखा हुआ है लघुत्तम समावर्तक, तो पहला हमारा लघुत्तम है और बाद में इसने महत्तम लिखा है तो ये हमारा महत्तम है। इसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगला जो सवाल हमसे पूछा गया है उसके अंदर ये कहता है कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो यही नहीं पता होता कि व्युत्क्रम होता क्या है, और हिंदी वाले बच्चों को भी ऑलमोस्ट नहीं पता होता व्युत्क्रम क्या होता है, वो सीधा ही इसका महत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। व्युत्क्रम का दोस्तों मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे, 3/4 को लिखो 4/3, इसको लिखो 10/9 और उसको लिखो 16/15। तो इसका हमें क्या निकालना है HCF। अभी पीछे मैंने आपको सिखाया भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं, तो क्या काम करो ऊपर वाले का निकालो HCF, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करे। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हमसे HCF पूछा जाए तो एक HCF जो होता है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा, और एक बात मैं और कहूं दूसरे शब्दों में तो सबसे जो छोटी संख्या होते हैं उसके गुणनखंड ही होता है। जैसे इसके गुणनखंड में तोड़ता हूं तो 2 × 2 बनता है ना, तो इसका जो होगा HCF वो होगा 2, क्योंकि इससे भी 2 से भी ये डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये होता है, तो ऊपर कितना आ गया 2 डिवाइड बाय। हमें इसका निकालना है LCM, और LCM एक वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। मतलब हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 3, 9 और 15 तीनों के टेबल में आती हो। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले 3 पे गया, 1, 3, 5, 5 कितना दिए 45। इस प्रकार से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिजिट हमें दिया होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हमें दिया होता है, उसका टेबल आपको आता है। ये छोटी संख्याएं होती हैं तो टेबल हमेशा आते ही होते हैं, तो इसका टेबल बोलना शुरू करो। जैसे 15 दूनी 30, 30 9 के टेबल में नहीं आता, 15 दिए 45, 45 9 के टेबल में आता है, तो वही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टाइप 2 की। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार हमसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ और फिर देखना उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको ये सारे सवाल कितने आसान लगने लग जाएंगे, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि शेष के साथ हमें क्या करना है।
मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे शेषफल वाला खेल आएगा, शेषफल वाले सवाल आएंगे, तो हमें उसके अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, या तो एलसीएम या एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि कब हमें एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। वो मैं आपको स्टेटमेंट से समझाऊंगा कि हमें कब एचसीएम और कब एलसीएम निकालना है। दूसरी बात, मैंने कहा जब भी शेषफल का क्वेश्चन आए और एलसीएम एचसीएफ निकालना आए तो हम बाद में प्लस या माइनस करते हैं, और एचसीएफ वाले केस में पहले घटाते हैं। एचसीएफ वाले केस में तो हमेशा घटाना ही है, इसको तो साइड में करो। एलसीएम वाले केस में बाद में प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ से अगेन दो बातें बनती हैं कि कब प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, और हम किसे प्लस करते हैं और किसे माइनस करते हैं। तो मैं प्लस की बात करता हूँ तो उस केस में प्लस करते हैं जब हमारे पास शेष बराबर बचे, और उस केस में माइनस करते हैं जब हमारे पास शेष अलग अलग बचे। तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 सवाल लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों में मैंने कहा हर दशा में 2 शेष बचे, हर दशा में 2 शेष बचे, हर दशा में 2 शेष बचे। मतलब ये वो है जिसके अंदर बराबर शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम उसके अंदर ये जोड़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? वह संख्या जिसे, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया तो मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो किया इस शब्द पर, जिसे। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें इन संख्याओं को भाग करना है या इन संख्याओं से भाग करना है। तो यहाँ पर हमें इन संख्याओं से भाग करना है। अगर हमें इन संख्याओं से भाग करना है तो हमारी वो संख्या जिससे हम भाग करेंगे वो इनसे क्या होगी? बड़ी होगी। अगर वो इनसे बड़ी होगी तो हम बड़ा कौन होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, तो हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें यहाँ दे रखा है 4, 6, 8, 12 और 16। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको फटाक से लिखते हैं और ऐसे एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं। एक बात और मेरी याद रखना कि जब भी हमें एलसीएम निकालना हो ज़्यादा संख्याओं का इस प्रकार की, तब हम सभी संख्याओं का एलसीएम नहीं निकालेंगे। हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे 4 के टेबल में आने वाली कोई संख्या आगे दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है 8, इसलिए हमें इसमें 4 को सम्मिलित करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसी कोई संख्या आगे है जो 6 का गुणज हो? बिल्कुल है 12, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। 8 का 16, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है। मतलब जो हमारा लघुत्तम समावर्तक इन दो संख्याओं का होगा वही इन सभी संख्याओं का क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक होगा। तो अब इन दो संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल बोलना स्टार्ट करूंगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 12 के टेबल में नहीं आता है। 16 तिये 48, 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 के टेबल में आती है। इसलिए इनका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा, जो इनका एलसीएम आएगा वो 48 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 48 आएगा। अब 48 एक ऐसी संख्या है जो इन सारी की सारी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। आप देख भी सकते हो, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है। इसे दोस्तों हम फर्स्ट एलसीएम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? फर्स्ट एलसीएम। आप ये मत समझना कि एलसीएम सिर्फ एक ही होता है, एलसीएम बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो जैसे इसका सेकंड एलसीएम आएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96। इसका तीसरा आएगा 48 इंटू में 3, मतलब 8 3 24, 4 3 12, 144। ऐसे हमारा ये एलसीएम बढ़ते जाएंगे। ये हमारा सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, और इनकी हमें ज़रूरत कब पड़ेगी वो हम बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिखा था ना, वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एलसीएम तो बड़ा होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये है कि इसके जो बहुत सारे एलसीएम निकलेंगे उनमें जो सबसे छोटा है ना, देखो ये इससे बड़ा नहीं है 96, 144, ये भी तो इसका एलसीएम है, पर इनमें सबसे छोटा कौन है हमारा? 48 है। तो 48 हमारा क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम। अब दोस्तों इसने कहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जैसे मैंने कहा 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 3 15, ये पूरा पूरा भाग हो गया। लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पर 2 शेष बच जाए, और वो 2 शेष कब बचता? जब मैं इसके अंदर वो 2 जोड़ देता।
अगर ये 17 होता और इसको अगर मैं 5 से भाग करता तो आपके सामने कितना शेष बचता? 2 शेष बचता। मतलब जो संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है, अगर उसमें मैं ये शेष जोड़ देता हूं तो हर दशा में उतना शेष बचना शुरू हो जाता है। इसलिए आप क्या काम करेंगे, 48 के अंदर ये 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 50। तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ये वो संख्या है जो इनसे भाग देने पर शेष कितना बचाएगी? 2। सिंपल है। सबसे पहले हमने वो संख्या ज्ञात की जो इन सबसे पूरी पूरी भाग होती हो, और उसके बाद में हमने उसके अंदर कितना जोड़ दिया, जो हमारा शेष बचना है वो इसमें जोड़ दिया, तो वो संख्या आ गई जो हर दशा में कितना शेष बचाए? 2। ये और ये, इन दोनों सवालों में कोई फर्क नहीं है, बस इसने एक एक्स्ट्रा बात हमसे क्या पूछ ली, 13 का वह छोटा गुणज। मतलब वो संख्या 13 से तो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए और इन संख्याओं से भाग करने पर 2 शेष बचना चाहिए। दोस्तों ये 3 सवाल नहीं, 3 कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आगे बहुत सारे सवाल आएंगे जो होंगे तो ये, लेकिन दिखने में आपको क्या लगेंगे? अलग लगेंगे। उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। इसने क्या कहा? हर दशा में 2 शेष बचे। मतलब ये सवाल हमारा कौन सा हुआ? शेषफल वाला हुआ। और शेषफल वाला हुआ तो एलसीएम निकालना है और बराबर शेष बच रहा है, मतलब जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। किस किस का? 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, है ना। तो 4 के टेबल में 8 आता है, इसको तो छोड़ ही दूं। ठीक है, हमें निकालना है 5 का, 6 का, 7 का और 8 का एलसीएम। ऐसे निकालते हैं बचपन से। वैसे तो टेबल बोल कर निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से 2 संख्या ऐसी है जो 2 से कटती है, इसलिए इनको ये कर लो। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो किसी के भी टेबल में आती हो। इन सब की जो गुणा होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम। अब इनकी गुणा करना भी अपने आप में एक तरीका है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं किस किस तरीके से करते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक वे बताता हूं कि जब भी 2 की किसी भी 5 से मल्टीप्लाई होती है तो अंतिम में 0 आ जाता है। इसलिए क्या करो, देखो 5 दूनी 10, इसको तो भूल ही जाओ, लास्ट में एक 0 लगा देंगे। और ये देखो 7 21 चौके 84, 7 21 चौके 84, 84 गुणा 10 कितना? 840। ये 840 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। लेकिन भाई इसने कहा था 13 का वह सबसे छोटा गुणज। क्या कहा था इसने? 13 का वह सबसे छोटा गुणज। तो क्या ये 13 के पहाड़े में आता है? फाइंड आउट कर लो। 13 का टेबल आता ही होगा। 13 छिके 78, कितना बच गया? 6 60, 60 तो 13 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 13 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वैसे हमें ये पूछा गया है शेष 2 बचे, तो इसमें ये 842, ये हमारा फर्स्ट एलसीएम है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट एलसीएम है जो इनसे भाग होने पर शेष कितना देगा? 2। लेकिन ये 13 का गुणज भी तो होना चाहिए था, नहीं हो रहा। तो हम इसका दूसरा एलसीएम निकालेंगे। इसका सेकंड एलसीएम क्या आएगा? 840 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 1680। 1680 और हमें कितना जोड़ना है उसके अंदर? 2, क्योंकि हर दशा में 2 शेष बचना चाहिए, इसलिए इसके अंदर प्लस में कितना कर दिया? 2। तो ये कितना आ गया? 1682। लेकिन वो 13 से पूरा पूरा भाग भी तो होना चाहिए, इसलिए आप इसको एक बार 13 से भाग कर देख लेते हैं। 13 एकम 13 बच गया 3, 13 दूनी 26 बच गया 12, 13 एकम 13 3, 13 दूनी 26, 26 और 12 38, 122 भी नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हम क्या काम करेंगे? इसका अब हम थर्ड निकालेंगे। दोस्तों हो सकता है थर्ड भी ना हो, फिर हम उसका फोर्थ निकालेंगे। हो सकता है फोर्थ भी ना हो, फिर फिफ्थ निकालेंगे। इस तरीके से अगर आप इसको डील करेंगे तो ये काफ़ी लंबा होता जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताता हूँ जो आपको करने हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर लो। हमारे पास ऑप्शन कितने होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में जो संख्या 13 से पूरी पूरी भाग होती है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन सर 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं भाग हो रही है तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक स्टिक मेथड जिससे कि हमें एक ही आंसर आए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारा एलसीएम कितना आया है? 840। मतलब हमें ये पता है कि 840 प्लस 2 842 इसका आंसर नहीं है, तो हमें 840 को एक संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें नहीं पता वो क्या है,
इसलिए हम उसको a मान लेते हैं। और प्लस में हम इसके कितने जोड़ेंगे 2, और ऐसा करने पर वो किससे पूरा पूरा भाग होगा 13 से। याद होगा मैंने आपको अभी 2 दिन पहले करवाया है रिमाइंडर थ्योरम, वो भी अपना वहां पर पढ़ा है। शेषफल निकालना, तो शेषफल निकालना है तो इसको हम अगर करेंगे तो इस संख्या को भाग करते हैं तो देखो 13 छिके 78, कितना बचा हमारा 78, 84 है तो 6 बच गया, 60 हो गया, 13 चौके 52, कितना बच गया 8 शेष बच गया, 8a, और प्लस में कितना 2, अपोन में कितना 13। ये हमारा आंसर है फिलहाल के लिए। हमें इस a की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये इससे पूरा पूरा भाग हो जाए। दोस्तों इस सवाल पर मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये इस पर मैं अभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, आगे वो क्वेश्चन आएंगे भी। ये स्टेटमेंट ऐसी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, इस ऐसे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात अभी करूंगा। देखो यहाँ अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 10 बनता है, जो 13 के टेबल में नहीं आता। मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 8 दूनी 16, 2 18, ये भी नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूं तो 8 3 24 और 2 26, और 26 से पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर सीधा 3 रख दो। और अगर मैं यहाँ पर सीधा 3 रखता हूँ तो क्या आ गया 0 + 2 करेंगे 2, 4 तिये 12, 8 तिये 24 और 1 25। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमसे सवाल पूछा जाता है कि एक माली ने क्यारियों के अंदर पौधे लगाने स्टार्ट किए। पहले उसने क्यारियों में 4-4 पौधे लगाए तो उसके पास 2 शेष बच गए। फिर उसने 5-5 पौधे लगाए तो उसके पास 2 शेष बच गए। उसने 6-6 पौधे लगाए, फिर उसके पास 2 शेष बच गया। फिर उसने 7-7 पौधे लगाए, फिर उसके पास 2 शेष बचा। उसने 8-8 लगाए, फिर उसके पास 2 पौधे बच गए। लेकिन जब उसने 13-13 पौधे लगाए, सारे के सारे पौधे लग गए, तो वो उसके पास पौधों की कितनी संख्या थी? बात तो वही हुई ना कि जब हमने इनसे उसको पौधों को भाग किया तो 2 शेष बच रहा था, लेकिन जब मैंने 13 से भाग किया तो पूरा पूरा भाग हो गया। ये सवाल भी आ सकता है। अगला कौन सा आ सकता है? मान लो एक खिलौने वाले ने बच्चों को खिलौने बांटने का मन किया। उसने सारे खिलौनों में पहले 4-4 खिलौने बांटे तो उसके पास 2 शेष फल बच गए। फिर उसने 5-5 बांटे तो फिर उसके पास 2 बच गए। उसने फिर 6-6 बांटे तो फिर 2 बचे। लेकिन जब उसने 13-13 बांटे तो उसके पास एक भी खिलौना नहीं बचा। तो बताओ उसके पास कितने खिलौने थे? सेम क्वेश्चन, इनसे भाग किया तो 2 शेष बचा, लेकिन 13 से भाग करने पर एक भी नहीं बचा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें उलझाकर भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा आए तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंपली इसका पहले एलसीएम निकालो और उसको, अगर ये 840 + 2, अगर ये 842 ही 13 से पूरा पूरा कट जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या काम करोगे, 840 को किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस में क्या कर दोगे 2, जितना शेष बचेगा वो प्लस में करोगे और बटा में जिससे भाग देना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस संख्या को भाग कर देख लेना, जो भी हमारा शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखना, साथ में ये m और प्लस में 2 बटा में 13। अब हमें क्या काम करना है, बस यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज पुट करते जाओ और जो भी 13 के टेबल में आ जाएगी वो हमारा क्या होगा आंसर। ज़्यादा वैल्यूज हमें कभी पुट करनी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये भी पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको काफ़ी कम क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये होती है जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष कितना बचे 2। तो पहले तो भाई शेष 2 बच रहा है, बराबर बच रहा है और इनसे भाग करना है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमें किसका निकालना है? 3, 5, 8 और 12 का। 3 को लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 12 आगे दे रखा है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉमन कौन 4, तो 5 2 3, इनकी क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौके 20 दूनी 40 दिए 120, हमारा एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। अगर हमसे सिर्फ यही पूछा होता कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसको इनसे भाग देने पर हर दशा में शेष 2 बचे, तो हम सीधा इसमें 2 जोड़कर 122 कर देते। लेकिन इसने पूछा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें दोस्तों पहले यहां तक पहुंचना होगा। अगर मैं इस 12 को 120 को
आगे मैं एक जीरो लगा देता हूँ तो कितना हुआ 1200, एक और जीरो लगा देता हूँ तो कितना हुआ 12,000। देखो 5 अंकों, अब 12 आठे 96,000 और 12 में क्रॉस कर जाएंगे, तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा हमारा 96,000, है ना। और ऐसे फिर हम इनमें 120 से जोड़ते थोड़े ना जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट यहां तक पहुंचने का मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मतलब दोस्तों हमें इसका वो वाला एलसीएम निकालना है जो बहुत बड़ा हो। बड़ा कितना, इसके जितना, 5 अंकों की बड़ा से बड़ा एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या काम करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं बीच में ताकि ये बात आपको समझ आ जाए। जैसे दोस्तों मान लो मैंने यहां पर लिखा 117, मैंने कहा 5 से भाग होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है इसके नजदीक, तो मैंने इसको 5 से भाग करना शुरू किया। तो मैंने 2 से किया, 5 दूनी 10, 1 बचा 17 आ गया। फिर 5 दिए 15 से किया, ये 2 आ गया। अगर मुझे इससे बड़ी बतानी होती तो मैं अलग तरीके से करता, लेकिन मुझे तो इससे छोटी ही बतानी है ना। तो ये 2 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 115 आएगा। और 115 बताओ 5 से पूरा पूरा भाग होता है ना। तो वैसे ही हम क्या काम करेंगे, 5 जो ये है इसको हम 120 से भाग करें, ठीक है। तो सबसे पहले कितने पे जाएगा, 12 आठे 96, कितना बच गया 9 3 99। अब ये कितने पे जाएगा, 12 तिये 36, कितना बच गया ये। फिर कितने पे जाएगा, 12 तिये 36, कितना बच गया ये। मतलब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये कितना बचेगा 99960। ये वो संख्या है जो 120 से तो पूरी पूरी भाग होती है ना। लेकिन हमें हर दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 2। तो शेष फल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब शेष फल बराबर बचे तो क्या कर दो, जोड़ दो। तो इसमें 2 जोड़ दो, आंसर क्या आ गया 99,962। ये हमारा क्या है आंसर। दोस्तों ये जो तीनों सवाल है ये अपने आप, उसके अंदर हमने बात की है कि हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी पूरी भाग करने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचाए। मतलब इस बार जो हमारा शेष बचेगा वो अलग अलग बचेगा। और मैंने बताया था जब भी शेष अलग अलग बचता है तो हमें घटाना पड़ता है। तो इस सवाल के माध्यम से हमारे दोनों के दोनों फंडे क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या तो घटाना है इसके अंदर, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात कि हम इस शब्द पर ध्यान देंगे जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर। इसका मतलब क्या है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 15, 18, 21 और 24 के एलसीएम के। मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए थे एलसीएम निकालने के। पहला तो ये कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल आपको आना चाहिए। जैसे 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, 24 पाँचे 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो इसके टेबल में आती है लेकिन इसके टेबल में नहीं आती है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड क्या कहता है कि ये सारी के सारी संख्याएं 3 से पूरी पूरी भाग होती है। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब ये 2 से होती है, 2 3 6 और 2 चौके 8। हमें इन सब की अब क्या कर लेनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए। वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिये 90। यहाँ तक की गुणा 90 आ गई। और इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो 7 चौके 28, 90 गुणा 28, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको, जैसे 0 तो आएगा ही आएगा, किसी संख्या को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लास्ट में एक शून्य लगाओ और संख्या को घटा दो। 28 निम्न अगर हमें बताना है तो इसके 2 तरीके हैं। 28 का सीधा 9 तक टेबल आना चाहिए, या फिर इसके आगे एक 0 लगाकर 280 में से 28 घटा दो। तो 280 में से 28 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। पहला प्रोसेस तो यहाँ तक था। अगर हमारा सवाल डायरेक्ट सिंपल इतना सा होता कि कोई ऐसी संख्या फाइंड आउट करो जिसे 15, 18, 21 और 24 से पूरा पूरा भाग किया जा सके, तो ये हमारा आंसर होता। इसने दूसरी लाइन बोली कि 15, 18,
21 और 24 से भाग करने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो हमें इनका म्यूचुअल डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा? 4। तो इसको इसमें से घटा दो 4 को, तो हमारे पास कितना आया? 2516। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता। अगर हमें सिर्फ यही पूछा होता कि एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करो जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर हर दशा में शेष 11, 14, 17 और 20 बचे, तब हमारा ये आंसर होता। लेकिन अभी हमसे ये पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, वो ये है, और इसको भाग करेंगे 2520, क्योंकि सबसे पहले हम वो एलसीएम निकालेंगे जो इसके नज़दीक हो। ये कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 25 तिये 75 और 20 तिये 60, यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 7520 हमारी 7560 सॉरी, ये वो संख्या है जो इन सारी संख्याओं से कंप्लीटली भाग होती है, पूर्ण रूप से भाग होती है। लेकिन हमारा शेष बचना चाहिए हर दशा में 4, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75564। ये हमारा क्या आ जाएगा? दोस्तों, हमने एक ही सवाल किया, एक ही सवाल के अंदर हमने एक साथ 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। पहला सवाल तो ये था कि एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करो जो 15, 18, 21 और 24 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो हमने सिंपली इसका एलसीएम निकाला, वो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में हमने दूसरा काम क्या किया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। तो हमने 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या निकाल ली। तीसरा सवाल था कि हर दशा में जो शेष है वो 11, 14, 17 और 20 बचे। तो इसके लिए हमने इसका म्यूचुअल डिफरेंस निकाल कर इसमें से घटा दिया, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है? सबसे पहले दोस्तों इस लाइन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि जिसे मतलब एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो संख्या हम फाइंड आउट करेंगे भाग हमें उसको करना है। तो किससे भाग कर रहे हैं? 4, 6, 10 और 15 से भाग करने पर शेष कितना? 2 बचे। तो इसका सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। किस किस का? 4 का, 6 का, 10 का और 15 का। तो 15 का टेबल करो। 15 दूनी 30, 30 इसके पाड़े में नहीं आता, और 30 दूनी 60, 60 इसके में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसने कहा 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यही होगी। इसको हम किससे भाग करेंगे? 60 से। तो 60 एकम 60 बच गया 40, 6 300, 60 बच गया 40, 6 300, 60 बच गया 40। तो पहले ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, अब एक और उतार लो, फिर 6 पे जाएगा, फिर 360, अगेन कितना बचेगा? 40 शेष बचेगा हर दशा में। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी है। अब ये अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर 2 बातें बताता हूँ आपको। जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है तब हमेशा हम घटाते हैं, लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तब हमें जोड़ना है। 2 बातें आपको याद रखनी है। जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछे तब हमें जोड़ना होता है, और जब हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब हमें घटाना होता है। 2 बातें तो ये ध्यान रखना। अब दोस्तों वैसे तो मैं आपको यहाँ से ये भी बता सकता हूँ कि इनका म्यूचुअल डिफरेंस जो होता है ना वो जोड़ दो, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ। कभी भी जैसे मान लो हमें 17 दे रखा है और इसको मैं 5 से भाग करना है मुझे, ठीक है। मैंने कहा एक केस में जोड़ना है, एक केस में घटाना है। जोड़ना इसे है जो माइनस का आएगा, और घटाना उसे है जब शेषफल प्लस का आएगा। जब हमारा शेषफल माइनस का आए तो उसे जोड़ दो, और जब शेषफल हमारा प्लस का आए तो उसे घटा दो। अब ये क्या बात कह रहा हूँ मैं, प्लस का और माइनस का किस तरीके से बचेगा, मैं इसके माध्यम से आपको ये बात समझाता हूँ। ये देखो यहाँ से अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो 5 3 15, हमारे पास शेषफल कितना आया 2, और ये शेषफल किसका बचा, प्लस का बचा है, इसलिए इसमें से हम घटाएंगे। मैंने कहा प्लस का बचे तो क्या करना है, घटाना है। प्लस का शेषफल आए तो हमें घटाना है। लेकिन अगर मैं ये 17 से इसको
ये 3 पे जा रहा था, 3 की बजाय अगर मैं 4 पे चला जाऊं तो यहाँ 20 आएगा, तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। माइनस का बचे तो इसे क्या करना है, जोड़ना है। और ये किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वो प्लस का 40 बच रहा है। क्या बच रहा है, प्लस का 40। मैं यहाँ पे 6 पे गया था, 6 की बजाय मैं यहाँ पे कितने पे चला जाऊंगा, 7 पे चला जाऊंगा। जब मैं 7 पे जाऊंगा तो यहाँ आएगा 420, तो शेष बचेगा मेरा माइनस का 20। तो क्या काम करो, इस 20 को इसमें जोड़ दो, तो 100020। ये वो संख्या है दोस्तों जो इससे पूरा पूरा भाग होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या कहा था, हर दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो आप इसके अंदर कितना प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा वह संख्या ज्ञात करें जिसके दुगुना करके इससे भाग करें तो पूर्ण भाग हो जाए। मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसका आधा हमारा आंसर होगा। ये बात समझने वाली है इस सवाल के अंदर। इसने कहा जो भी हमारा आंसर है उसका डबल इनसे पूरा भाग हो, मतलब हमारे एलसीएम का आधा हमसे जानना चाहता है। तो किस किस का एलसीएम निकालना है, 12, 18, 21 और 30 का। सबसे पहले कितने पे जाएगा, ये 3 पर, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 7 21 और ये 10 पे। फिर 2 से, 2, 3, 7 और 5, इनकी कर लो गुना। सिंपल है, 7 5 35, 35 दूनी 70 तिये 210 और 21 छिक्के 126, कितना आ गया 1260। ये तो वो संख्या है दोस्तों जो इससे पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन इसने कहा जिसका दुगुना, तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसका हाफ कितना आ जाएगा, 630। तो 630 एक ऐसी संख्या है जिसका अगर मैं डबल कर दूं तो वो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 630 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 6, 12 और 18 में से प्रत्येक से भाग होने वाली पूर्ण संख्या ज्ञात करो। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली इसका एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम वो वाला निकालना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये सवाल अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सब भाइयों को सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि हम जितने भी सवाल इसके अंदर ले रहे हैं सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्योंकि अगर हम उन क्वेश्चंस को करते हैं तो इससे हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। दूसरा दोस्तों, इससे पहले हमारे जो 2 लेक्चर हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। मैं चाहूँगा अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। उसके बाद जब आप इनको करोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अभी इस सवाल के अंदर मैं आपको क्या नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझो दोस्तों। सबसे पहले मैंने कहा 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 18 सबसे बड़ा है, इसका टेबल करूंगा तो मैं 36 एक ऐसी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग होती है। 6 के पाड़े में भी 36 आता है, 12 के पाड़े में भी 36 आता है और 18 के पाड़े में भी 36 आता है। और 36 जो है वो अपने आप में पहले ही पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर इस 12 की जगह अगर मैं 24 लेता हूँ, अगर इस 12 की जगह मैं 24 लेता हूँ तो थोड़ा सा सवाल हमारा बदल जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों से भाग हो। मैंने कहा 24 दिए 72, तो 72 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। लेकिन 72 अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या हम कहते किसे हैं। एक ऐसी संख्या जो 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर मिलती है। थोड़ी सी करेक्शन करता हूं, ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो एक जैसी हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा।
मतलब एक जैसी दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया? 72 आया। एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंदर एक जैसी दो संख्याएं हमेशा होती हैं। तो अगर मैं 72 के गुणनखंड तोड़ता हूं तो वो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिये 24 तिये 72, ये हमारे गुणनखंड बन गया। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 2 का हमारा एक पेयर बन रहा है, 3 का हमारा एक पेयर बन रहा है, मतलब यहाँ पर मिसिंग क्या है? दूसरा दुआ मिसिंग है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका हमें दूसरा एलसीएम निकालना पड़ेगा और वो एलसीएम क्या होगा? 72 गुना 2 144। तो 144 हमारा क्या आ गया? आंसर। अगर यहाँ से चाहूँ तो मुझे साथ में एक दुआ और चाहिए और इन सब की आपस में गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 144, और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चंस को लिखने का मेरा औचित्य सिर्फ यही था कि आपको कभी भी किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो ऐसा सवाल एक एग्जाम में आता है कि मान लो 72 हमारे पास आ गया, तो इस संख्या को मैं किस से तो भाग करूं या किस से गुणा करूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों मैं इसको 2 से ही तो भाग करूंगा और 2 से ही गुणा करूंगा। गुणा इसलिए क्योंकि 2 से गुणा करने पर एक और 2 आ जाएगा, और भाग इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूं तो भी तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी 36, पेयर में बचेंगे, इसलिए 2 से इसको गुणा करेंगे और 2 से इसको भाग करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि 2 असहभाज्य। अब ये भी सवाल लेने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगे कि सहअभाज्य और असहभाज्य में फर्क क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और असहभाज्य को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं तो ये होते हैं अभाज्य संख्याएं। और को आपने सुना होगा को एजुकेशन। को एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसके अंदर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं। वैसे ही यहां पर दे रखा है को प्राइम, मतलब ऐसे दो संख्याओं का पेयर जो एक दूसरे के साथ प्राइम हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब मैं इसको अगर आपको सीधी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आपको अगर पता करना हो कि दो संख्याएं सहअभाज्य है या नहीं है, तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि आपने यहाँ 14 लिखा और यहाँ आपने 15 लिखा। एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, इसलिए पहले इसकी लैंग्वेज में बता देता हूं। ऐसे दो संख्याओं का पेयर जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, 1 हो, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दो संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, को प्राइम संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो 14 और 13, 14 और 15 लिखा। अगर मैं इसको भिन्न में लिखूं तो 14/15 लिखूंगा। क्या ये आपस में किसी से कटते हैं? बोले इनको मैं और छोटा कर सकता हूं क्या काट कर? जैसे मैंने अगर यहां पर 20 और 22 लिखा होता तो मैं लिखता 20/22, 2 से काटता आता 10/11, कट गए ना। सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ना कटे तो क्या होंगे? असहभाज्य संख्याएं होगी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा यहां तक बात। तो इसमें अब हमें क्या करना है? हमें 117 के दो पहले ऐसे गुणनफल बनाने हैं जिनका महत्तम समावर्तक क्या हो? 1 हो। तो 117 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 117 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 13 और 9 हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि इनका भी महत्तम समावर्तक कितना है? 1 है। या मैं कहूं अगर मैं 13/9 लिखता हूं तो हम इसको और काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। तो एक ही हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। अगर दोस्तों हमसे यहां पर यह पूछा होता कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो हमारे दो आंसर आते।
1 और 117 एक तो ये, और दूसरा 13 और 9, ये दो आंसर आते हैं। लेकिन इसने हमसे पूछा है इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो लघुत्तम समावर्तक के लिए हमारा एक ही आंसर बनता है। अगर ये दोनों संख्याएं होती है तो भी लघुत्तम समावर्तक यही होगा, और अगर ये दोनों संख्याएं लेते हैं तो भी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यही होगा। कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसका ये पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 39 ये भी तो 117 होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनका जो महत्तम समावर्तक है वो कितना है, 3 है। या मैं कहूं अगर मैं 3/39 लिखता हूं तो ये 1/13, देखो आगे फर्दर कट गया, तो ये क्या नहीं है, ये असहभाज्य नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये चीज नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें दिए हुए अगले सवाल की। ये अपने आप में 2 सवाल हैं। मैंने हर एक सवाल को ऐसे लिखा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में पूरे हो जाएं, ताकि आपको कम से कम सवाल करने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको। इसमें मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, यहाँ तक, तो ये अपने आप में एक सवाल है, और ये जो आखिरी लाइन है ये हर सवाल में नहीं आती, ये अपने आप में एक सवाल है। हमें इनको 2 हिस्सों में ही पढ़ना है। पहले हिस्से की बात ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 5 घंटे घंटी एक साथ एक साथ बजना शुरू होती है या बजाना शुरू करते हैं, और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। देखो 6 दूनी आगे कितना दे रखा है, 12, 6 की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये संख्याएं लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से करेंगे, 7, 2, 9, 3, अब 3 से करेंगे, 7, 2, 3, 1। ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समावर्तक आ गया। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो क्या करूंगा, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 चौके 72 और 72 साते, तो 72 को 7 से करना है, 70 को 7 से करो, 490 और 14 504। तो हमारा इनका लघुत्तम कितना आ गया, 504। कहाँ से आया, 4 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3, 4 × 12 84 छिके, 8 छिके 48, 480 और 24 504। तो ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। लेकिन अब हमें ये पता लगा कि हमारी जो ये दे रखा था, किस में दे रखा था, इकाई सेकंड में, इतनी सेकंड हमारा आंसर आ गया। अगर ये सवाल सिर्फ यहाँ तक होता तो इसका आंसर आता 504 सेकंड के बाद। और अगर दोस्तों अगर मैं इसको मिनट में चेंज करता हूँ तो आपको पता है 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है, तो वैसे इसको 60 से भाग करो, 6 8 48, तो 8 मिनट 24 सेकंड। इतने मिनट के बाद ये घंटियां दोबारा बजेगी। अब ये सवाल घंटी का दे रखा है, अगर ये सवाल होता कि एक धावक है और वो धावक मान लो एक गोल सर्कल के यहाँ से, पहला बंदा 6 सेकंड में ये पूरा कर लेता है, दूसरा 7 सेकंड में पूरा कर लेता है, तीसरा 8 सेकंड में, चौथा 9 सेकंड में, पांचवा 12 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो ये दोबारा से एक साथ इस पॉइंट पर कब होंगे, उसका भी आंसर आएगा 8 मिनट और 24 सेकंड के बाद ये सारे के सारे यहाँ पर होंगे। लेकिन अब हमें अगली बात इसमें क्या पूछी गई है, अगली बात पूछी गई है 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो 1 घंटे में सबसे पहला क्या करना है हमें, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, और ये कितने सेकंड के बाद दोबारा बजती है एक साथ, 504 सेकंड के बाद। तो इसको किससे भाग कर लो, 504 से कर लो। सबसे पहले 7 पे जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, सेंस पर क्या बचता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि 504 सेकंड कितने पेयर बनेंगे, 7। तो ये हमारा क्या आ गया, 7 बार बजेंगे। और बहुत सारे मेरे मित्रगण इसी को आंसर करके आ जाते हैं, गलत है ये। इसमें हम एक चीज भूल जाते हैं कि ये एक बार पहले भी तो 7 बजे थी, उसके बाद आएंगे ना 504 सेकंड। पहली बार ये 7 बजी तभी तो दूसरी बार 7 बजेंगे। तो ये जो टाइम है 7, इसके अंदर हमें एक प्लस और करना है, और ये प्लस कौन सा करना है, जो पहली बार एक साथ बजे, जो पहली बार एक साथ बजी थी उसको हमें ऐड करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 आदमी एक स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट और दूसरा 15 मिनट लेता है,
तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। अभी अभी मैंने आपको समझाया, मैंने कहा था अगर कोई भी क्लोज लूप में काम होता है और एक जगह से स्टार्ट होता है और बाद में वो दोबारा वहां पर मिलते हैं, ऐसा सवाल कभी भी आए। दोस्तों मैंने फर्स्ट लेक्चर में जहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखवाए थे, वहां पर इन चीज़ों के बारे में मैंने सब कुछ बताया है कि कब हमें एलसीएम निकालना है और कब हमें एचसीएफ निकालना है। अभी मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब हम एक क्लोज लूप में इस पॉइंट से घूमकर वापस यहाँ पे आए, जैसे कि घंटी का बजना क्लोज लूप का खेल था, एक वृत्तीय मार्ग में घूमना क्लोज लूप का काम है, एक रेड लाइट को क्रॉस करके दोबारा उसी लाइट पे आना एक क्लोज लूप का काम है, किसी धावक का एक ग्राउंड के चारों ओर दौड़ना एक क्लोज लूप का काम है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी हमसे पूछे जाएंगे हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 10 मिनट और 15 मिनट बोल रहे हैं, और 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 मिनट। कितना होगा, 30 मिनट, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब कुछ बच्चे तो स्टेटमेंट को देखकर ही डर जाते हैं, पता नहीं इतना लंबा क्या दे रखा है, लेकिन देखो जैसे ही हमने इसको किया इसका आंसर क्या आया, 30 मिनट। वेरी सिंपल। ऐसे ही अगला जो ये क्वेश्चन दे रखा है, कितनी बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 बचता हो। सबसे पहले हमें ये वही सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पर 4 या 5 अंकों की बड़ी छोटी ना देकर हमें क्राइटेरिया कहाँ तक दे दिया, 1936 तक। मतलब संख्या 1936 से बड़ी या छोटी घटाने पर, मतलब हमें इससे छोटी बतानी है। पहली बात तो 9, 10 और 15 में से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। तो पहले हम 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिके 90, 90 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कैसे भाई, 9 के पहाड़े में 90 आता है, 10 के पहाड़े में 90 आता है, 15 के पहाड़े में 90 आता है, लेकिन हमें इसके नज़दीक चाहिए, इसलिए हम 1936 को क्या कर लेंगे, 90 से भाग कर लेंगे। करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 एक कम 9। अगर इसमें से मैं ये 46 घटा देता हूँ, घटा ही लेते हैं, अगर इसमें से मैं ये 46 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा, 0। 13 में से 4 गए, 9, 1890। ये वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग होती है। मतलब ये वो एलसीएम है जो हमारी दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन ये कह रहा है पूरा पूरा भाग नहीं, हर दशा में शेष 7 बचना चाहिए। और मैंने जो ग्राफ बनाया था पिछले लेक्चर में शेषफल वाला, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर एक जैसा शेष बचता है हमारा, तो उस केस में हमें उसको जोड़ना होता है। तो इसके अंदर हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1897। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। कुछ टीचर्स क्या बताते हैं कि इस 46 में से डायरेक्ट 7 घटा लो, 39 आ जाएगा, है ना, 39 इसमें से डायरेक्ट घटा लो, वही हमारा आंसर है। लेकिन हमसे पहले पूछा क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या। तो दोस्तों ये 39 हमारा आंसर आएगा, न कि ये। अब ये हमारा 2 तरीके से आया। पहला तो ये कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो जो भी हमारा शेषफल आया उसमें से हमने 7 घटा लिया, या फिर हम हमारे 1936 और 1897 के बीच का अंतर निकाल देंगे, जो कितना है 39 है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। चलो इस पार्ट के आखिरी 3 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एलसीएम के सवाल मैं यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। जैसे इसके बाद हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, और उसके जस्ट बाद एक आखिरी पार्ट में आप सबके लिए डालूंगा जिसके अंदर सारे के सारे वो चैलेंजिंग हार्ड क्वेश्चंस हमारे लिए होंगे। तो अब बात करते हैं हम इस सवाल की। दोस्तों मैंने जितने भी सवाल डाले हैं वो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए डाले हैं कि आप हर बार कुछ ना कुछ नया उससे सीखो। हर एक सवाल के अंदर, सवाल के अलावा, वैसे तो हम हर एक सवाल में एलसीएम ही निकाल रहे हैं,
लेकिन इसके अलावा उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर छिपा होता है। जैसे कि इसने कहा 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 और 6 से पूरा पूरा भाग होता है कि कुल संख्या बताओ। आपको याद होगा HSSC के एग्जाम में जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पिछली बार कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था कि 1 से लेकर 1000 तक 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूरी पूरी भाग होती है। यहाँ पर पूछा है 9 और 6 से, और वो भी 100 और 200 के बीच में। यहाँ से हम 100 और 1000 के बीच में, 100 से 2000 के बीच में कितने भी पूछ सकते हैं, वही वे रहेगा। सबसे पहले 9 और 6 का एलसीएम निकाल लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 इसका क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 18 का टेबल हमें आता है, इसलिए हम ज़्यादा मशक्कत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। 18 छिक्के 108 में 18 फिर जोड़ दो 126, में 18 जोड़ दो 144, में 18 जोड़ दो 162, में 18 जोड़ दो 180, में 18 जोड़ दो 198। ये सारी संख्याएं 100 से 200 के बीच में आती है कि नहीं आती है। तो ये हमारी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर हमसे पूछा होता 100 से लेकर 1000 तक, तो हम ऐसे लिख कर थोड़े ना काउंट करते। हम क्या काम करते, इसको डिवाइड करते 100 को 18 से, 18 5 90, फिर हम 18 को इससे डिवाइड करते, 18 5 90, 10 100, 18 5 90। यहाँ 55,000 तक है और 100 तक 5 है, इसमें से हम 5 घटा देते तो टोटल आंसर कितना आ जाता, 50 आ जाता। इस तरीके से करते। अगर हमसे 2000 3000 4000 तक पूछते तो हम 1000 को भाग करते। और एक बात का हम जरूर ख्याल रखते, अगर हमसे 100 से 200 के बीच पूछा है या 100 से 200 तक पूछा है, बहुत अंतर आ जाता है दोनों बातों में। अगर हमें 100 से वहां तक पूछा होता कि अगर ये भी उससे पूरा पूरा भाग हो जाता तो इसको भी हमें काउंट करना पड़ता ना यहाँ पर। लेकिन अगर बीच में पूछा है तो इसको काउंट नहीं करना होता। इस बात का हमें ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सवाल तो सिंपल था, इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है हमसे, अगला सवाल बोल रहा है ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 7 11 और 13 से भाग करने पर 2 4 8 और 10 ऐसे बचे। तो इनका म्यूचुअल अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और मैंने बताया था अगर हमारा अंतर अलग अलग बचता है तो उसे हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, हाँ या ना, यही आएगा। तो इनकी गुणा करो, 7 5 35, 35 गुना 13 गुना 11। अब 13 का पड़ा, 13 5 65, 6 13 39 और 6 45, गुणा में 11, 5 का 5, 5 और 5 10, 1 5 और 9 और 1 10, 1 4 और 1 5। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और इसमें से 3 घटा दो, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5002। ये हमारा आंसर है। 3000 और 4000 के बीच में हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 30 36 और 80 से पूरी पूरी भाग होती हो। सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, 15 18 और 40। अगेन 2 से करेंगे, 15 9 20। अब इसको हम 3 से कर लेते हैं, 5 3 और 20। और इसको 5 से करते हैं, 1 3 और 4। इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 4 3 12 और 12 6 72। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 720 आ गया। अब हमें वो संख्या निकालनी है 3000 से 4000 के बीच में। तो इसको मैं 5 से गुणा कर लूँ डायरेक्ट, 0 0 7 5 35 और 1 36। मतलब अगर मैं इसका 5वां एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आता है 3600। और 3600 ये एक ऐसी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा भाग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट तीसरा, जिसके अंदर मैंने एलसीएम को कंप्लीट किया है। इसके बाद के जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। ये हमारे एलसीएम के बारे में जितने भी सवाल बन सकते थे अलग अलग प्रकार के, वो मैंने आपको करवाए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में।
और दोस्तों एक उम्मीद आपसे ये भी की जा रही है कि अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको इसमें और क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर स्पीड स्लो या धीरे या तेज़ है तो आप उसके बारे में बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा और हिम्मत मिले ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने की। क्योंकि अगर दोस्तों इसको आप पसंद नहीं करोगे, अगर आप इससे कुछ समझ नहीं आएगा, अगर इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इनको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। धन्यवाद दोस्तों।